दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है KWF नॉलेज विद फन में। करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक स्कोरिंग वाला सेक्शन होता है और अंग्रेजी एप्टीट्यूड्स या लॉजिकल रीजनिंग के अलावा आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह आपके अंतिम चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप इस सेक्शन में पूरी तरह से तैयार रहते हैं तो आपको साथी उम्मीदवारों से अतिरिक्त लाभ मिलने की भी उम्मीद बनी रहती है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है कि जब आप दैनिक आधार पर देश और दुनिया भर की नवीनतम घटनाओं से अपडेट रहते हैं। यदि आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर सेक्शंस को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को शेयर कीजिए तथा इसके सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन्स को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर प्राप्त हो सकें। थैंक यू। तो लीजिए आपका आज का जो हमारा सामान्य ज्ञान है करंट अफेयर्स के रूप में आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। लोकसभा ने खनिज कानून विधेयक 2020 को पारित किया है। संशोधित खनिज कानून विधेयक 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया था। विधेयक खान और खनिज अधिनियम 1967 में संशोधन और कोयला खान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। TPBL ने किया ABB में 10% इक्विटी का अधिग्रहण। टाटा पावर की शाखा टाटा पावर इंटरनेशनल PTE लिमिटेड अर्थात TPIPL ने 1.5 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात लगभग 1.13 करोड़ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC से नीदरलैंड बीवी ABB में 10% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण से ABB में TPIPL की हिस्सेदारी बढ़कर 50% हो गई है। यह अधिग्रहण शेयरधारक समझौते के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। B2B फर्मों को केवल भीम का उपयोग करने से मिली छूट। वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनी को छूट दी है और केवल B2B लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को केवल रुपए भीम UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से छूट दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 269 SU के प्रावधान केवल B2B लेन देन अर्थात खुदरा ग्राहक या उपभोक्ता के साथ कोई लेन देन नहीं वाले किसी निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को नियुक्त किया है। यह ट्रस्टियों को उन प्रभावित योजनाओं के पोर्टफोलियो मुद्रीकरण में सहायता करेगा। यह नियुक्ति ट्रस्टियों को जल्द से जल्द संभव समय पर परिसंपत्तियों को मुद्रीकृत करने की क्षमता प्रदान करेगी। CENS ने डिज़ाइन किया आरामदायक फेस मास्क। सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने फेस मास्क का एक कप के आकार का डिज़ाइन विकसित किया है जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त जगह बनाने में मदद करता है। इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बेंगलोर की एक कंपनी को हस्तांतरित किया गया है। इस स्नग फिट मास्क में वायु विरूपण नहीं होता है, चश्मे पर कोई फॉगिंग नहीं होती है और वास्तव में यह चारों ओर अच्छी तरह से पैक होता है। अमेरिकी सीनेट ने एक कानून को मंजूरी दी है जो कुछ चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने से रोक सकता है। सीनेटर जॉन कैनेडी और क्रिस वॉन हॉलैंड द्वारा प्रस्तुत विधेयक अमेरिकी लेखांकन कानूनों का पालन न करने वाली कंपनियों को हटाने का प्रावधान करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग 800 चीनी फर्मों के अमेरिकी बाजार से डिलिस्ट होने की संभावना है। TS तिरुमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1985 बैच के IFS अधिकारी तिरुमूर्ति राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए और हैदराबाद लौट आए। तिरुमूर्ति ने पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में कार्य किया था। भारत 2 महीने की कम अवधि के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE
बॉडी कवरऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन पीपीई बॉडी कवरऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है। कपड़ा समिति मुंबई अब हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए आवश्यक पीपीई बॉडी कवरऑल्स का परीक्षण और प्रमाणन करेगी। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को 1916 से पूर्व महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन डॉलर कमाई का रिकॉर्ड बनाया। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ने पिछले वर्ष में अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को पुरस्कार राशि और एंडोर्समेंट आय में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से पीछे छोड़ दिया। सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता मोहित बघेल का मई 2020 में निधन हो गया। मोहित बघेल ने फिल्म 21 टॉप्स की सलामी और गली गली चोर है में भी काम किया। वह सिर्फ 26 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जबरिया जोड़ी में राज शांडिल्य के साथ एक लेखक के रूप में भी काम किया। उन्हें कॉमेडी ड्रामा गली गली चोर है में उनके अभिनय के लिए भी जाना जाता था। जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस कोर्स ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुचू में स्थित है। स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की है। रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई ई-पुस्तक विमोचित की है, जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में है। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स में बॉन्ड अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन करते हैं। इसमें सम्राट हल्दर के चित्र हैं और इसे स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए शाखा टॉकिंग कप द्वारा प्रकाशित किया गया है। दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम केरल के पालोड में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI के सौजन्य से एक दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। पिनंगा एंडमोनेंसिस, जो कभी विलुप्त माना जाने लगा था, एरेका पाम जैसा दिखता है और उससे संबंधित है। JNTBGRI वैज्ञानिकों ने पिनंगा एडमोनेंसिस को गंभीर रूप से लुप्त प्रायः प्रजाति कहा है। नुवोको विस्टास कॉर्प लिमिटेड, जो कि निरमा समूह का हिस्सा है, उसके द्वारा इमामी सीमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इमामी ने 6 फरवरी 2020 को नुवोको विस्टा के साथ 5500 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य के लिए इमामी सीमेंट लिमिटेड में अपनी 100% इक्विटी हिस्सेदारी के विभाजन के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया था। सीमेंट व्यवसाय की बिक्री इमामी समूह के ऋण मुक्त होने की योजना का एक हिस्सा है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 30% हिस्सेदारी बनाए रखने को मंजूरी दे दी है। बैंक से पहले उम्मीद की जा रही थी कि वह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से पूरी हिस्सेदारी या उसका बड़ा हिस्सा वापस ले लेगा, क्योंकि IRDAI के दिशा निर्देशों में एक ऋणदाता को 2 बीमा कंपनियों में 10% से अधिक हिस्सेदारी के लिए प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
साथ ही यात्रियों को मुफ्त भोजन एवं पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में हाल ही में अमेरिका की इक्विटी फर्म KKR ने $15 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है। इस फर्म ने जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस की वेबसाइट के डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत का स्थान नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे है। भारत का विश्व में स्थान 132वां है। स्पीड के मामले में प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया का है। भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए सूती, खादी और रेशमी फेस मास्क बेचने की योजना बनाई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सितंबर 2020 से हुनर हाट कारीगरों व शिल्पकारों के लिए स्थानीय से वैश्विक थीम अर्थात लोकल टू ग्लोबल के साथ प्रारंभ करने की घोषणा की है। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप इसे अवश्य लाइक कीजिए, दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन्स को क्लिक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।